तो वेलकम दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। और ख़ास ये खुशखबरी किन के लिए है? जो आईटीआई किए हैं बच्चे, ठीक है। आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएशन, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है टेक्नीशियन आईटीआई वालों के लिए है, ठीक। अब ये जो वैकेंसी किस में है? ये CSIR, ये गवर्नमेंट सेक्टर है, ये यहाँ पर लिखा भी है। तो गवर्नमेंट वैकेंसी है। सैलरी आप देख ही सकते हो, बहुत ही अच्छी सैलरी होने वाली है इसमें। और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दे रखा है ये फुल नोटिफिकेशन है। इसमें जितनी भी जानकारी दी होगी सारी बताऊंगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चों की क्वेरी क्या होती है कि कितनी पोस्ट है, पोस्ट का नेम तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। एज लिमिट, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस मेरे पास है नहीं या नहीं है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगा। बाकी एक चीज़ और है, फ़ीस वगैरह, ठीक है, कि फ़ीस वगैरह इसमें क्या रहने वाली है, इस पर मैं चर्चा करूँगा। और साथ ही साथ इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि क्या एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, और लास्ट सिलेक्शन तक आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है, इसे सिलेक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी लास्ट डेट कब रहने वाली है और एग्ज़ाम डेट, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट आपकी क्या रहने वाली है, इस पर मैं चर्चा करूँगा। वीडियो को पूरा देखना जिससे कि कोई डाउट ना रहे। अब चलते हैं इस फुल नोटिफिकेशन पे। देखो, ये ऑफिशियल नोटिस है जो आपके सामने है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये नोटिस आप लेना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम आरके कॉन्सेप्ट क्लासेस ही है, ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा। अभी इस नोटिस में क्या महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, नोटिस ये काफ़ी टाइम पहले आया हुआ है, तो इसकी जो फॉर्म भरने की डेट थी, मतलब स्टार्ट होने की, वो यहाँ पर आप देख सकते हो 17/5/2025 के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। यदि अभी तक नहीं भरा है तो भर दीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है 6/6/2025 रहने वाली है, रात को 12 बजे तक, ठीक है। अभी ये तो लास्ट डेट और शुरुआती डेट थी फॉर्म भरने की। बाकी अब हमें पोस्ट देख लीजिए, ठीक है। पद का नाम टेक्नीशियन फर्स्ट, मतलब ग्रुप सेकंड की वैकेंसी जिसे कहते हैं। टोटल वैकेंसी 7 है। 7 वैकेंसी इसको जनरल में 3 में बांट दिया गया है, SC की 1 वैकेंसी, ST की 2 और EWS की 1 वैकेंसी रहने वाली है। और जो इसमें पे लेवल आपको मिलेगा लेवल 2 स्केल पे मिलेगा, ठीक है। वेतन वगैरह सेकंड लेवल का आप यहाँ पे देख भी सकते हो, 19,900 से लेकर 63,200 तक ये सैलरी पहुँच जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो जिसकी एज मैक्सिमम 28 है, ठीक है, उसके नीचे वाले हर कोई इस फॉर्म को भर सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है ऊपरी आयु, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट थी ये। एक तो मिनिमम होती है, एक मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का मतलब ये है कि 28 जिसकी है और 28 से कम जिसकी है, वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कितनी वैकेंसी जो हैं वो किस क्षेत्र के लिए रिजर्व करी गई हैं, ठीक है। और उसमें क्या आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर अनुभव चाहिए होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, यहाँ पर पद और पद का कोड दिया गया है टेक्नीशियन TE01। इसमें जो है ना 3 वैकेंसीज़ को रखा गया है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख ही सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो वैकेंसीज होती हैं ये किस लिए हैं, ये देखो, प्रयोगशाला और कॉलोनी में दैनिक जल आपूर्ति के लिए, और ट्यूबवेल, पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, जल दाब फिल्टर, जल संशोधन आदि के रख रखाव के लिए ये 3 वैकेंसीज़ को रिजर्व किया गया है, ठीक है। अब ये वैकेंसी के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए जिससे अप्लाई कर सकें, तो यहाँ पर देखना, विज्ञान विषयों में या तो SSC मतलब कि सीनियर सेकेंडरी 12वीं क्लास, या फिर 10वीं क्लास के समकक्ष यदि आपके पास 10वीं या 12वीं है, और साथ ही साथ 55% आपके क्या होने चाहिए, अंक होने चाहिए, ठीक है। और उसके साथ में आपके क्या ना, ट्रेड वाइज से प्लम्बिंग, यहाँ पे लिखा है कि प्लम्बिंग में क्या होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके पास ट्रेड वाइज प्लम्बिंग का यदि वो नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए प्लम्बिंग में जब आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना, 10वीं और 12वीं मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 10वीं या फिर ओब्लिक का मतलब क्या होता है, या फिर, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए। यदि आपके पास प्लम्बिंग में 3 साल का अनुभव है, ठीक है, और आपके पास 10वीं क्लास, और आपके पास क्या नहीं है, ITI का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप तब भी इसमें क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर 10वीं क्लास आपके पास है, एक बार और मैं बता दूँ, ठीक है, और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है प्लम्बिंग में, आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास 10वीं क्लास है और सर्टिफिकेट नहीं है, और 3 साल का या फिर 2 साल का अनुभव है ना प्लम्बिंग में, उसका कुछ भी प्रमाण पत्र है आपके पास, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस टाइप का, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
ऐसे ही जो सेकंड वाली पोस्ट है TE02, इसमें एक वैकेंसी रखी गई है और इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मर डिजिटलेटर ब्रेकर के रखरखाव के लिए इस वैकेंसी को रिजर्व किया गया है। इसमें भी क्या चाहिए, सेम 10वीं क्लास में 55% के नंबर और इलेक्ट्रीशियन में ITI का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, राज्य से हो या फिर नेशनल NCVT या फिर SCVT, दोनों ही चल जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यदि आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस वाले को पढ़ो तो 10वीं क्लास आपके पास होनी चाहिए 55% अंक के साथ, और भारत सरकार के राज्य किसी भी मंत्रालय से, संगठन, विभाग से क्या होना चाहिए, आपके पास 3 साल का मिनिमम क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नीचे देखो, नीचे लिखा होगा, यहाँ पर देखो 3 साल का एक्सपीरियंस, आप यहाँ देख भी सकते हो। ठीक है, तो आपको देखने को मिल गया होगा। देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक बार और, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 3 साल का अनुभव। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेड से संबंधित होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित आपने काम किया हो ट्रांसफॉर्मर ब्रेकर्स पे, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। ऐसे ही क्या है कि 10वीं क्लास और साथ ही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अप्रेंटिस ट्रेनी 2 साल की आपने की हो, तो आप क्या हो, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट आप देख सकते हो TE03 के लिए, इसमें भी एक वैकेंसी को रखा गया है और ये जो है ना, खास किसके लिए रहने वाली है, वेल्डिंग कार्य के लिए रहने वाली है। इसमें सेम क्राइटेरिया रहने वाला है, 2 साल के अप्रेंटिस हो तो चल जाएगा, 3 साल का अनुभव है तो भी चल जाएगा। यदि आपके पास वेल्डर से ट्रेड ITI का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसे आप यहाँ देख सकते हो, ये जो एक पद है TE04 के लिए, ये किसके लिए है, देखो, सिंचाई कार्य, प्रयोगशाला कॉलोनी में सिंचाई कार्य करते हैं ना, तो उनके लिए है। इसमें भी सेम चाहिए, बस क्या है, आपको ध्यान रखना है, 10वीं का तो क्राइटेरिया वही है 55% वाला। बस क्या है कि देखो, मेसन या निर्माण व लकड़ी कार्य, ये चीज़ ध्यान रखना। इस क्षेत्र में यदि ITI का प्रमाण पत्र है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हो। यदि नहीं है तो सेम क्षेत्र मतलब लकड़ी कार्य में यदि आपने 2 साल का अनुभव अप्रेंटिस किया है तो भी आप भर सकते हो। यदि ये चीज़ नहीं है और आपने 3 साल का लकड़ी कार्य में अनुभव ले रखा है तो भी आप इसको क्या कर सकते हो, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही एक और वैकेंसी, मतलब एक पोस्ट जो है, एक पद को रिजर्व किया गया है जिसे TE04 कहते हैं। ये विशेष क्या है, डेटा वरिष्ठी परियोजना, नगरी में सहायता प्रबंध परियोजना, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके लिए डिज़ाइनिंग कह सकते हैं इसको। डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में यदि आपने ITI कर रखी है तो आप इसको भर सकते हो, नहीं है तो डिज़ाइनिंग क्षेत्र में 2 साल का अप्रेंटिस कर रखा है आपने, प्रोग्रामिंग जिसे कहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, तो आप भर सकते हो। यदि ये नहीं है तो कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। देखो, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ऊपर से भी जा सकता है। देखो, इसके सिलेक्शन प्रोसेस में 2 चरण होंगे, पहला और दूसरा चरण। तो इसमें कहा है कि पहले चरण में बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, ट्रेड टेस्ट के लिए, ध्यान से समझना, पहले चरण में ट्रेड टेस्ट के लिए बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट होने के बाद एक और टेस्ट है जिसे मानक या लिखित परीक्षा कहते हैं, वो उसमें, अब जब उसमें पास हो जाएंगे, होने के बाद क्या होगा कि इसके बाद यहाँ पर लिखा है, देखो, स्क्रीन में बुलाएगा उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मानदंडों पे, मतलब मानदंड उनके रहेंगे। अब सेकंड जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दूसरे चरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मतलब ये ट्रेड टेस्ट और जो इनकी लिखित परीक्षा होने वाली है, जो भी है, यदि उसमें आप पास हो जाते हो तो आपको सेकंड चरण के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड चरण में क्या होगा, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, तो 3 पेपर आपके सेकंड चरण में होंगे। यहाँ पर लिखा है ना, पहला चरण में पास तो सेकंड चरण में आओगे। सेकंड चरण में कितने हैं, 1 पेपर, 2 पेपर और एक 3 पेपर, तो 3 पेपर आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। अब यहाँ ध्यान रखना, जो पहला पेपर है, पहले पेपर में जो पास होंगे उसी के बाद यहाँ पर क्या है, पहले पेपर में कोई निम्नतम मैक्सिमम अंक रखेंगे, जो मतलब जिससे कम रहेंगे उनको तो बाहर कर दिया जाएगा, और जो मिनिमम अंक के बराबर है उससे ज़्यादा नंबर आएंगे तो उन्हीं को क्या है, सेकंड पेपर के लिए और थर्ड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब क्या है, जो अंतिम मेरिट आपकी लगेगी पास होने वाली, वो सेकंड और थर्ड पेपर में कितने अंक है उसके आधार पर लगने वाली है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसको और थोड़ा सा डीपली मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ देखना, जिससे आपको समझ में आ जाए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन डाउट नहीं रहेगा कुछ भी। देखो, ट्रेड यहाँ पर पहला चरण आ गया, इसमें ट्रेड टेस्ट होगा।
ट्रेड टेस्ट आपका होने के बाद, यहाँ ट्रेड टेस्ट होने के बाद आपकी प्रायोगिक लिखित परीक्षा आयोजित करी जाएगी। अब ये सेकंड वाले चरण की बात कर लें। अब पहला टेस्ट हो गया आपका ट्रेड टेस्ट, उसके बाद प्रायोगिक लिखित परीक्षा होगी। अब इसी में प्रायोगिक लिखित परीक्षा में क्या क्या मानदंड है इसको देख लो। यहाँ पर क्या होने वाला है देखो, इसमें 150 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। लेवल क्या रहने वाला है, लेवल वही SSC मतलब 10वीं क्लास या फिर 12वीं क्लास तक का, और आपका ITI लेवल तक का ही क्या रहने वाला है, लेवल रहने वाला है पर्सनों का। सी पर्सन का माध्यम क्या रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे। ध्यान रखना इंग्लिश वाला ही एक्सेप्ट किया जाता है, यदि कोई एरर आती है हिंदी वाले में तो इंग्लिश वाला मान्य होगा। और परीक्षा का तरीका क्या होने वाला है, देखो परीक्षा का तरीका कुछ भी वो ले सकते हैं, या तो OMR सीट पर ले सकते हैं या फिर CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दोनों में से कोई से भी ले। ध्यान रखना पर क्या है कि वस्तुनिष्ठ मतलब कि बहुविकल्प भी क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो CBT एग्ज़ाम लेंगे। OMR सीट पे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब देखो जब आपने ये वाला चरण सेकंड में इस वाले पेपर को मतलब प्रायोगिक लिखित परीक्षा को पास कर लिया, तो उसके बाद आपके क्या है, आपको बुलाया जाएगा पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब देखो पेपर फर्स्ट के अंदर क्या होगा, आपकी मानसिक यौगिक परीक्षा जिसे रीजनिंग वगैरह कहते हैं, तो उसका पेपर होने वाला है। 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अधिकतम अंक कितने रहने वाले हैं, 100, मतलब एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का आपका रहने वाला है, सही है। नकारात्मक अंक, इसमें क्या है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर कह दिया, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना अच्छा करो उतना अच्छा आपको मतलब उतने ही जल्दी आपको सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसका टाइम ड्यूरेशन मैं बता दूं, 50 जो पर्सन है वो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको करने हैं। ऐसे ही पेपर सेकंड क्या है, पेपर सेकंड केवल 30 मिनट का रहने वाला है। इसमें 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें क्या है, 25 और 25 दूनी 50 मतलब 85 क्वेश्चन आएंगे 30 मिनट में। इसमें GK GS वाला, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी के कुछ प्रश्न आएंगे, ठीक है। 75 अंक रहने वाले हैं। इसका मतलब ये है 25 से 72 मतलब एक जो क्वेश्चन रहेगा वो भाई 3 नंबर का रहने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। 75 150, इसका मतलब ये है जो 50 आपके क्वेश्चन रहेंगे दोनों को मिलाकर वो 150 नंबर के रहने वाले हैं। अब इसमें क्या है कि एक नकारात्मक अंक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, मतलब एक उत्तर आपने गलत कर दिया तो 1 अंक आपका कट जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें रहने वाला, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ये चीज़ ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपका गलत तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही आपका पेपर थर्ड होने वाला है। पेपर सेकंड भी क्लियर हो गया, उसके बाद पेपर थर्ड आएगा, ये 1 घंटे का रहने वाला है। इसमें क्या है, आपके संबंधित विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा इलेक्ट्रीशियन, ITI इलेक्ट्रीशियन से की है तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन रहने वाला है वो 3 नंबर का रहने वाला है, तो कुल मिलाकर नंबर कितने हुए, 150, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नकारात्मक अंक होगा। मतलब एक क्वेश्चन यदि आपने गलत किया तो 1 नंबर माइनस में आपका चला जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए आप, यदि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई सिलेक्शन प्रोसेस की, यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है। अब थोड़ी आयु पे भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कहने लगते हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं। तो देखो वैसे क्या है, 18 से लेकर 28 साल के बीच में जिसकी भी एज है वो सब भर सकते हो, लेकिन फिर भी क्या है, रिजर्वेशन दे रखा है। यहाँ पर देखो 5 साल का रिजर्वेशन है SC ST के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 3 साल का रिजर्वेशन है OBC। यहाँ पर देखो लिख रखा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 साल का है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल का है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। और बाकी PWD के लिए जो है वो 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। बाकी यहाँ पर आप पूरा पढ़ भी सकते हो, अगर मैं पढ़ूंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्म को भरने में फ़ीस कितनी लगने वाली है, तो देखो 500 रुपये फ़ीस लगने वाली है केवल SC ST को छोड़कर। और यहाँ पर लिखा भी है महिलाएं और दिव्यांग के लिए, SC ST महिला और दिव्यांग को कोई फ़ीस नहीं देनी है, ठीक है, कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। बाकी सभी के 500 रुपये लगने वाले हैं। अब फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है इसमें मैं बता देता हूँ। देखो ये तो वेबसाइट है इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुँचकर अपने फॉर्म को भर सकते हो। यदि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट में बता देना, मैं एक सेपरेट फॉर्म भरने की वीडियो ला दूँगा, ठीक है, जिसे आप देखकर अपने फॉर्म को अच्छे से भर सकते हो, जिसमें कोई एरर ना हो, ठीक है। अब ये लास्ट चीज़ बची है इसके अंदर,
कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं फॉर्म फिलअप करने में। देखो, आपने 10वीं क्लास की मार्कशीट वगैरह आपके पास होनी चाहिए, जो कि जन्म प्रमाण पत्र के आधार को बेस मानकर लगाई जाती है। ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास ITI 12वीं क्लास या फिर डिप्लोमा, जिससे भी आप फॉर्म को भर रहे हो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पे, तो आपकी उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। PDF और JPEG में बना लेना सभी। स्नातक ग्रेजुएशन की है तो भी अच्छी बात है। ऑप्शनल है, भरो मत भरो, यहाँ पे लिखा है। यदि कोई हो तो आप भर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। और आपकी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होना चाहिए। अनुभव है तो अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और दिव्यांग के लिए आपके दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बाकी इसके अलावा कुछ और नहीं। जितना आपको एक्सपीरियंस में बताया गया है वो सब चीज़ यदि आपके पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हो, वरना नहीं। तो देखो, आज की इस वीडियो से मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ पता चला होगा। यदि कुछ भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट में बता देना। फिर मिलता हूँ मैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।